Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 12th chapter of class 8th mathematics, and the name of the chapter is direct and inverse proportion. We have already done direct and inverse proportion. We have done its exercise 12.1. Question 1, 2, 3 has been done from exercise 12.2. Today we will continue from question number 4. तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्विंग एक्सरसाइज 12.2 ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो कहता क्या है. इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच. कहता है कि अगर एक बॉक्स जो कि स्वीट्स से टॉफ़ियों से भरा हुआ है उसको 24 बच्चों में बांटा जाए तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स यानी कि 5 टॉफ़ियाँ आती हैं. आगे वो कहता है हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड टू 4. मतलब अगर बच्चों का नंबर 24 से घटाकर 4 कर दिया जाए तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी. ये सवाल पूछा गया है. तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही कम टॉफ़ियाँ बच्चों के या हर एक बच्चे के हिस्से में आएंगी और जितने कम बच्चे होंगे उतनी ही ज़्यादा टॉफ़ियाँ हर एक बच्चे के हिस्से में आएंगी. तो ये इन्वर्स पोर्शन है. सबसे पहले मैं सॉल्व करते हुए इसका टेबल बनाऊंगा. सॉल्यूशन नंबर 4. ठीक है, टेबल बना लेता हूँ. कुछ इस तरीके से इसका टेबल बनेगा. यहाँ पर लिखूँगा नंबर ऑफ स्वीट्स each student get जो हर एक बच्चे को मिलने वाली टॉफ़ीज़ है, हर एक बच्चे को मिलने वाली उसका नंबर. और दूसरी साइड में मैं क्या लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर इस वाली को मैं x मानता हूँ तो ये वाली क्वांटिटी y कहलाएगी. तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो वो कहता है कि 5 टॉफ़ियाँ मिलती हैं हर एक बच्चे को जब हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो 24 थे. अब वो कहता है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनको 4 कर दिया जाए तो बताओ भाई कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी हर एक बच्चे के हिस्से में. तो ये क्योंकि x क्वांटिटी है ये वाला x1 हो जाएगा और ये वाला x2. ये y क्वांटिटी है ये वाला हो जाएगा y1 और ये y2. टेबल हमारे पास बन गया. अब क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन के जो है जो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ है वो क्या है x इंटू वाई. यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है. मतलब इसके मुताबिक अगर चलें तो x1 इंटू y1 शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2 होने वाला है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट पोर्शन में है. तो अगर मैं यहाँ x1 y1 की वैल्यू भरूँ जो कि हमको नोन क्वांटिटी है जो दे के रखी हुई है वो क्या बन जाएगी 5 इंटू 24 दैट शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2. x2 तो हमको पता नहीं है तो उसको x2 ही रहने दो. y2 कितना दे के रखा हुआ है 4 दे के रखा हुआ है तो 4. ठीक है, x2 इंटू 4 बन जाएगा. अब क्योंकि मुझे x2 की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा जो 4 इस x2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था वो इक्वल टू के इस साइड में चला जाएगा. ठीक है,
इक्वल टू के इस साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड में आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आगे करता हूँ, ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 24 बाई 4 इक्वल टू x2 इक्वल टू x2। यूजुअली इक्वेशन के केस में हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और नंबर्स को हम राइट हैंड साइड रखते हैं, लेकिन उससे वेरिएबल की वैल्यू के बीच में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो मैं वेरिएबल को यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में ही, राइट हैंड साइड में ही रख रहा हूँ और सॉल्व करूँगा। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 इक्वल टू 5 × 24 बाई 4। रिज़ल्ट के बीच में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस वाली क्वांटिटी को इस साइड में लेके चले गए और इस वाली क्वांटिटी को इस साइड में लेके चले गए। यूजुअली होता क्या है, जब आप इसको इक्वल टू के इस साइड में लेके आओगे तो ये माइनस का बनेगा। वैसे ही इस पूरी क्वांटिटी को जब इस साइड में लेके जाओगे तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस में बनेगी। तो क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहीं पर ही कैंसल हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेरिएबल की वैल्यू में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप इस साइड में रख के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे लेफ़्ट हैंड साइड में रख के वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। हमें तो वेरिएबल की वैल्यू से मतलब है, तो करता हूँ। तो यहाँ से x2 मेरे पास क्या निकल जाएगा, x2 यहाँ से निकल जाएगा 5 × 24 बाई 4। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 होते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है x2 इक्वल टू 5 × 6 30। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जब 24 बच्चे थे तो 5-5 टॉफ़ी आ रही थी, लेकिन अगर सिर्फ 4 ही बच्चे होंगे तो हर एक बच्चे को मिलने वाली टॉफ़ी कितनी होंगी, 30 टॉफ़ी आएगी हर एक बच्चे के हिस्से में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ when children are 4 in number, then each child will get 30 स्वीट्स। ठीक है, तब हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 30 स्वीट्स मिलेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, पहले लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा। अ फार्मर has enough food to feed 20 animals. In his cattle for 6 days. आगे कहता है हाउ लॉन्ग would the food last if there were 10
more animals in his cattle. सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू भर लेता हूँ, इसका जो सवाल निकाला था तो 30 आ रहा था इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। कोई किसान है, उसके पास उसके जो 20 जानवर है उनके लिए 6 दिन का भरपूर खाना है। मतलब उसने जो घास इकट्ठा करके रखा है वो 20 जानवरों के लिए 6 दिन तक आसानी से चल सकता है। आगे वो कहता है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। मतलब 20 की बजाय अब अगर 30 एनिमल हो जाएं, क्योंकि 10 वो एनिमल्स बढ़ा रहा है, कहता है 10 एनिमल्स को अगर बढ़ा दिया जाए तो 10 एनिमल अगर को वो बढ़ाएगा तो 20 से कितने बन जाएंगे, 30। अगर 30 एनिमल्स हो जाएं तो बताओ भाई वही खाना वही घास कितने दिनों के लिए चलेगा, ये सवाल है, ठीक है। एक बार फिर से आप नज़र डाल लो सवाल की तरफ कि कोई किसान है, उसके पास 20 एनिमल है और उनके लिए जो उसने खाना इकट्ठा कर रखा हुआ है, जो घास इकट्ठा करके रखा हुआ है वो सिर्फ 6 दिन तक चल सकता है। 20 जानवरों के लिए वो 6 दिन तक चल सकता है। अगर वही किसान 10 और जानवरों को लेकर आ जाता है तो टोटल कितने जानवर हो जाएंगे, 30। तो 30 जानवरों के लिए वही खाना कितने दिनों तक चल पाएगा, ये सवाल है, ठीक है। करता हूँ इसको आगे। सबसे पहले मैं इसका टेबल बनाऊंगा। टेबल क्या बनेगा इसका, कैसे बनेगा इसका टेबल, जैसे नॉर्मली हम इसका डायरेक्ट या इनवर्स क्वेश्चन के लिए जो टेबल बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा नंबर ऑफ एनिमल्स और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज द फूड विल लास्ट, कितने दिनों के लिए वो खाना चलेगा। यहाँ पर जानवरों का नंबर है, कितने जानवर हैं और उन जानवरों के लिए जो खाना हम उनको खिला रहे हैं वो खाना कितने दिनों तक चलेगा वो इस साइड में लिख रहे हैं। इस क्वांटिटी को अगर मैं x कहूँ तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी y, ठीक है। अब वो कहता है कि जब हमारे पास एनिमल्स 20 थे तो खाना कितना चल रहा था, 6 दिन के लिए। उसके बाद अगर मैं 10 एनिमल्स और बढ़ा लूँ, 10 और बढ़ाने का मतलब क्या होगा, 20 + 10 जो कि बन जाते हैं 30। अगर 30 जानवर हो जाए मेरे पास में तो बताओ भाई खाना कितने दिनों तक चलेगा, ये सवाल है। तो क्योंकि ये x क्वांटिटी थी ये बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा x2, ये y क्वांटिटी थी तो ये बन जाएगा y1 और ये बन जाएगा y2। हमको y2 ही यहाँ पर निकालना है। तो इस सवाल के बीच में आप एक चीज़ तो देखोगे ही कि जैसे जैसे जानवरों का नंबर बढ़ता जाएगा वही खाना जो 6 दिन तक चलता था अब कम दिन ही चलेगा। एक साइड में जानवरों का नंबर बढ़ रहा है और दूसरी साइड में वो खाना कितने दिन चलेगा वो दिन कम होते जा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो क्या होता है, k = x × y, मतलब x1 y1 = x2 y2 = xn yn के बराबर होता है। तो मैं नॉन क्वांटिटी के साथ में अननोन को कंपेयर कर लूँगा यहीं से। तो नॉन क्वांटिटी में क्या होएगा, x1 × y1, क्योंकि दोनों क्वांटिटी दे के रखी हुई है। x1 कितनी है
20 और y1 कितनी है 6 दे के रखी हुई है, जो कि बराबर होनी चाहिए x2 इंटू y2 के बराबर। x2 कितनी है हमारे पास 30 इंटू y2 कितनी है पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे y2 निकालना है, इसलिए इस नंबर को मैं इक्वल टू के इस साइड में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड में ये डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर 30 जो है वो न्यूमरेटर है, इस साइड में ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 20 इंटू 6 बाई 30 इक्वल टू y2। अब आप पे डिपेंड करता है y2 आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहते हो कि राइट हैंड साइड में लिखना चाहते हो। चाहे आप इसको y2 इक्वल टू 20 इंटू 6 बाई 30 लिखो, चाहे 20 इंटू 6 बटा 30 इक्वल टू y लिखो, रिजल्ट के बीच में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें तो रिजल्ट से ही मतलब है, y2 की वैल्यू से ही मतलब है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लूँगा, मैं इसको वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके नहीं जा रहा हूँ। तो 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, बच क्या रह गया 2 इंटू 2 जो कि होता है 4, 4 इक्वल टू y2। और y2 क्या था नंबर ऑफ डेज थे जितने दिन वो खाना चलेगा। तो आंसर में क्या लगे आएगा द फूड विल लास्ट only for 4 days if the number of animals is increased from 20 to 30। 20 to 30 तक जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो वही खाना सिर्फ 4 दिन के लिए ही चलेगा, जो कि पहले 6 दिन के लिए चल रहा था। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर estimates that 3 persons could rewire Javed's house in 4 days if he uses 4 persons instead of 3 person। How long should they take to complete the job। क्वेश्चन समझ लो एक बार। कहता है कि कोई कंट्रैक्टर है, वो एस्टिमेट लगाता है कि 3 बंदे जो है जावेद के घर को 4 दिन में वायरिंग कर देंगे। आपको पता ही है जब घर बनाया जाता है तो अंदर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो तार होती है वो फिट की जाती है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम है वहाँ पर। 3 बंदे जो है 4 दिन के बीच में
उस घर की वायरिंग जो है वो कर सकते हैं। अब अगर 3 बंदों की जगह वो 4 बंदों का इस्तेमाल करे, ठीक है, तो कितने दिनों में उस काम को वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर से सुन लो, कंट्रैक्टर जो है वो 3 बंदों का यूज़ करके जावेद के घर को 4 दिन में ही वायरिंग करवा देता है। अब अगर वो 4 बंदों का इस्तेमाल करे 3 बंदों की जगह, तो कितने दिनों में वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही देखने में पता चल जाता है कि अगर 4 बंदे थे तो 3 दिन में काम ख़त्म होता था, 3 बंदे थे तो 4 दिन में काम ख़त्म होता था, तो 4 बंदे होंगे तो 3 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। ये तो सामने से ही देखने को मिल जाता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं इसका टेबल बनाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6। तो टेबल क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन जॉब, ठीक है, और इस साइड में नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट जॉब को करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, इस साइड में वो लिखा है और इस साइड में क्या लिखा है, कितने बंदे काम कर रहे हैं। तो कितने बंदे काम कर रहे हैं उनको अगर x मान लूँ और कितने दिन लग रहे हैं काम को ख़त्म करने के लिए उसको अगर मैं y मान लूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जब मैं 3 बंदों का इस्तेमाल करता हूँ तो 4 दिन में काम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 4 बंदों का इस्तेमाल करता हूँ तो बताओ भाई कितने दिनों में काम ख़त्म होगा, क्योंकि ये x है, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y है तो ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा बंदों को काम पे रखोगे उतना ही जल्दी काम ख़त्म होगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जो k है दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई, मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू xn yn होने वाला है। पूरे टेबल के बीच में x इंटू वाई इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। तो नोन क्वांटिटी के साथ में अननोन को हम कंपेयर कर देंगे। नोन में क्या है x1 इंटू वाई1, अननोन में क्या है x2 इंटू वाई2, जिसमें y2 जो है वो अननोन है तो उसके साथ कंपेयर कर देंगे। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई2। अरे भाई यहीं से देखने को मिलता है दोनों के प्रोडक्ट, 3 इंटू 4 इसमें है तो ये क्या होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, y2 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। क्या बन जाएगा ये 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई, क्योंकि हमें तो y2 की वैल्यू से मतलब है तो 4 यहाँ पर नंबर है जो कि इक्वल टू के से दूसरी साइड में जाएगा। यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा या डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 बाई 4 इक्वल टू y2, ठीक है। और 4 कैंसिल, बचा क्या 3। तो हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। कितनी आ रही है 3। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास 4 बंदे काम पे लगेंगे तो 3 ही दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 डेज, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।